हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई दरिया निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कवि दुष्यंत की इन पंक्तियों के साथ हम आज जो हमारी क्लास है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 1857 की क्रांति, वो आग जो उस समय हर भारतीय के सीने में जल रही थी। ऐसा क्या कारण था, अंग्रेजों ने ऐसा क्या लूटपाट मचाई, ऐसा क्या उपद्रव मचाया कि पूरा भारत जल उठा। लेकिन उस दौर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बड़ा मजबूती के साथ अंग्रेजों के साथ खड़े थे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वोर्ड तो मैं तो नहीं कहता इन लोगों को, लॉर्ड है ये लॉर्ड तो मालिक है ऊपर, है ना। लेकिन उस समय के चमचे चाटुकार लोगों ने इनको लॉर्ड बना दिया। आज भी किताबों के अंदर अपने इनको बार बार नाम के आगे लॉर्ड, अपना भी लॉर्ड बना के रखे हुए हैं। ये हमारी गुलामी की मानसिकता है जो जा नहीं रही है, और ये मानसिकता जानी चाहिए कि हमारे लिए लॉर्ड हमारा ईश्वर है, बाकी कोई लॉर्ड नहीं है। फिर भी आज भी हम किताबों में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इनके आगे लॉर्ड लगाते हैं। तो जो कैनिंग था, उस कैनिंग ने कहा था कि भारत में कुछ सरदार ऐसे थे, भारत में कुछ जमींदार ऐसे थे जिन्होंने उस 1857 में जो ज्वार उठा था लोगों के मन में, उस तरंग, उस लहर को रोक लिया था। नहीं तो ब्रिटिश साम्राज्य बह जाता, खत्म हो जाता ब्रिटिश साम्राज्य उसी समय 1857 में। और अगर हम इसका दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस समय खत्म नहीं होना हमारे लिए भी बहुत अच्छा था, क्योंकि डेमोक्रेसी हमें, अगर हम संघर्ष करते हैं और उसके बाद में कोई फल मिलता है तो हमें उसका फायदा भी मिलता है। तो ये सारी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम जानेंगे उस समय में ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई थी, क्या कारण रहे थे जिनसे 1857 में वो लोगों के मन में आंदोलन, वो क्रांति, वो उपद्रव, वो विप्लव वो पैदा हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। पिछली कक्षा में हमने क्रांति के स्वरूप के बारे में चर्चा की और कुछ प्रमुख कोटेशन के बारे में बात करी थी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने ली थी। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के कारणों को लेकर। और 1857 की क्रांति का हम अगर बात करें तो कोई एक कारण नहीं था। भारत जो है वो गुलामी की बेड़ियों में धीरे धीरे जकड़ा जा रहा था और लोगों के मन में एक असंतोष पैदा हो रहा था। कोई भी क्रांति अचानक का परिणाम, अचानक कोई घटना का नतीजा नहीं हो सकती है, वो एक चिंगारी का काम जरूर कर सकती है। जैसे आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय में जो चर्बी वाले जो कारतूस हैं उसने चिंगारी का काम किया था, और वो चिंगारी से जो धमाका हुआ, उस धमाके के अंदर अंग्रेजी जो राज है उसकी नींवें हिल गई, जड़ें हिल गई उसकी। तो आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के कारणों की। इन कारणों को अगर हम बांटें तो हम इनको राजनीतिक कारणों के अंदर, जो अंग्रेज क्योंकि व्यापार करने आए और राजनीतिज्ञ बन के बैठ गए, इसी के साथ में आर्थिक कारण भी रहे क्रांति के, प्रशासनिक कारण भी रहे, इसी के साथ धार्मिक और सामाजिक कारण भी रहे। धार्मिक व सामाजिक कारण रहे। तो हम एक कारण, कोई एक कारण की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, धार्मिक और सामाजिक कारण। सैनिकों में असंतोष उपजा तो हम इसको सैनिक कारण के अंतर्गत भी रख सकते हैं। और जो मैं अभी ने बात की आर.सी. मजूमदार की भी जो कोटेशन की हमने बात की, या उस समय की परिस्थितियां जो रही, वो हम तात्कालिक कारणों में उसको रख सकते हैं। तो इस तरह 1857 की क्रांति में निम्न कारण रहे, जिनमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे राजनीतिक कारणों की। राजनीति तो हर चीज में ही है, तो 1857 में भी कुछ राजनीतिक कारण रहे। वो क्या रहे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अंग्रेजों ने कुछ नीतियां चलाई। अंग्रेजों ने कुछ नीतियां चलाई। उन नीतियों में सबसे जो पहली नीति अगर हम बात करें, जो बाद में भारतीय लोग लड़ाई के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने के अंदर इतने मदमस्त थे कि वो अंग्रेजों
के पैरों में आ गिरे थे। यानी उन्होंने अपने राजपाट को आपसी लड़ाई के चक्कर में पहले तो विदेश नीति जो थी वो अंग्रेजों को सौंपी और बाद में पूरा राजपाट ही कुछ लोग दे बैठे। और सबसे पहले जो अंग्रेज ये थ्योरी लाया था वो लाया था लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली ने उस संधि को नाम दिया था सहायक संधि। तो जो पहला कारण है राजनीतिक कारण में, वो पहला कारण है वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली की सहायक संधि। ये जो वेलेजली है इसका जो समय टाइम पीरियड है वो रहा 1798 से 1806। 1798 से 1806 ये इसके जो समय काल है वेलेजली का टाइम है वो है 1798 से 1806। और इसने जो संधियां चलाई उसको बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस, या हम हिंदी में सहायक संधि। सहायक संधि। इस संधि के तहत जो राजा महाराजा थे उन राजा महाराजा को एक प्रस्ताव दिया गया कि आप जो है वो अंग्रेजी सेना रख लीजिए, अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रख लीजिए, उसका खर्च भी आप वहन कीजिए, और फायदा क्या आपको, आप पे कोई राज्य आक्रमण करेगा तो आपकी सुरक्षा है वो अंग्रेजों का उत्तरदायित्व है। राजाओं को लगा रे वाह, थोड़े से खर्चे के अंदर हमें तो पूर्ण सुरक्षा मिल रही है, क्योंकि वो तो आपस में लड़ने में छोटे छोटे राज्य व्यस्त थे। तो उन्होंने तो धड़ाधड़ सहायक संधियां जो है वो अंग्रेजों से संधियां करने वालों की लाइन लगने लग गई, और अंग्रेजों को लगा कि हींग लगे ना फिटकरी, और अपने तो फोकट के अंदर ही सेना तैयार हो रही है जिसका खर्चा भी ये मूर्ख लोग दे रहे हैं। तो ऐसी सहायक संधियां लाने वाला कौन था, ये लॉर्ड वेलेजली है ना। वेलेजली जो था इस सहायक संधियां लाने वाला था। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस सहायक संधि के जाल में आने वाला था वो 1798 में। 1798 में इस सहायक संधि के अंदर जो शामिल हुआ वो था हैदराबाद के निजाम। ठीक है, हैदराबाद रियासत ने सबसे पहले सहायक संधि की, और निजाम अली ने सबसे पहले सहायक संधि की 1798 के अंदर जो पहली सहायक संधि है वेलेजली के द्वारा वो की गई। लेकिन अगर हम बात करें तो उसके बाद में लाइन लगे 1799 के अंदर मैसूर के अंदर सहायक संधि हुई। तो ये मैसूर के अंदर जो सहायक संधि है वो कृष्ण राय ने 1799 में कर ली। मैंने कहा उसके बाद तो लाइन लग गई थी 1798, 1799, 1799 में तंजौर के अंदर वापस। अब ये राज्य देखो, ये सहायक संधियां कर रहे हैं ना, यही फटाफट इनके विकेट ही जल्दी उड़े है ना। ये हैदराबाद है, जो ये निजाम साहब थे यही सबसे पहले अपना बरार खोए बाद में है ना। तंजौर को तो उसने ऐसे कैसे हड़प लिया, मैसूर में भी हड़प लिया। तो ये जो सहायक संधि जल्दी भाग भाग के करी ना, अंग्रेज सबसे पहले उसी को खाए, जो शेर की मांद में गया ना सबसे पहले है ना। तो अंग्रेजों ने तो बहुत बड़ा साम्राज्य से कर रखा था। 1799 के अंदर तंजौर में जो सरफरोजी नाम के राजा थे, सरफरोजी, और सरफरोजी प्रथम तो पहले हो चुके थे, ये सेकंड। तो सरफरोजी सेकंड ने भी 1799 में सहायक संधि की। इसी तरह 1801 में अवध के जो नवाब थे जिनका नाम था सदात अली, उन्होंने सहायक संधि की। अवध बड़ी रियासत थी है ना, अवध बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में है ना। अगर हम बात करें पूर्वी यूपी का ये इलाका है। उसके बाद तो मराठाओं ने जब संधि कर ली तो मामला बहुत ही गजब हो गया इनके लिए तो, ठीक है ना। तो 1802 के अंदर जब पेशवा बाजीराव ने भी इनसे सहायक संधि कर ली, पेशवा बाजीराव। और उसके बाद तो 1800 अगर हम बात करें 3 के अंदर तो जो भोंसले थे उन्होंने भी संधि कर ली। और 1803 में ही सिंधिया, थोड़ी जगह कम, दौलतराव सिंधिया, ये इन्होंने भी संधि कर ली। तो अब ये मराठा तो इनके अंडर में पूरी तरह सहायक संधियों के द्वारा आ गए। तो जो आपसी लड़ाई थी वो अब नहीं होगी, ये वचन दिलाया कि हम बैठे हैं अगर कोई आप पे आक्रमण करता है तो। और आपको क्या रखना होगा इस सहायक संधि के तहत, एक सैनिक टुकड़ी रखनी होगी, और उस सैनिक टुकड़ी के साथ रेजिडेंट रखना होगा। और वो रेजिडेंट क्या होगा, वो रेजिडेंट रहेगा अंग्रेज अधिकारी। और इस सैनिक टुकड़ी और रेजिडेंट का जो खर्च है
वो खर्च किसको वहन करना पड़ेगा? वो रियासत वहन करेगी, यानी राजा है ना, जो रियासत है वो वहन करेगी, अंग्रेजों को खर्च नहीं देना। बदले के अंदर उनको क्या दी गई? सुरक्षा की गारंटी दी गई। कुछ शर्तें कम ज्यादा रहेगी तो हैदराबाद निजाम ने कहा कि नहीं, मैं ज्यादा होशियार हूं। इन्होंने वापस संधि की, वापस सहायक संधि की, और ये की 1800 ईस्वी में, यानी 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, लगातार मैंने कहा था संधियों की क्या लग गई? झड़ी लग गई, लगातार झड़ी लग गई। अब ये अंग्रेजों की जकड़ में आ चुके थे लोग, ये सहायक संधियां करके अंग्रेजों की जकड़ में आ चुके थे। आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो जो संधि करने वाला था वो कौन था? ये वेल्लेजली था। और इस वेल्लेजली ने क्या किया? कर्नाटक को हड़प लिया, सूरत को हड़प लिया, सूरत को हड़प लिया, फर्रुखाबाद को हड़प लिया, इन सबको खा गया कि आप लोग शर्तें जो है वो पूरी नहीं कर रहे हो, संधि की शर्तें आप लोग पूरी नहीं कर रहे हो, तो कर्नाटक, सूरत, फर्रुखाबाद ये सब गए। और मैंने कहा था ना आपको कि ये जो हैदराबाद वाले हैं इनको भी नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेंगे, अंग्रेज नहीं छोड़ेंगे। अंग्रेज जहां उनको कोई फायदा दिखा तो वो कोई मानवता नहीं। हैदराबाद जो है उस पर उन्होंने कहा कि आपने संधि की शर्तें जो है उनका क्या किया? उल्लंघन किया, टाइम पे पैसा नहीं दिया सैनिकों को, तो और हम पैसा दे देंगे सैनिकों को, और उनका बरार जो क्षेत्र है बहुत है ना, उस समय रेवेन्यू वाला था, वो बरार छीन लिया उनसे, बरार छीन लिया। ये घटना थी 1853 में, जाकर बरार छीन लिया। तो हैदराबाद, हालांकि हैदराबाद फिर भी 1857 में शामिल नहीं हुआ। देखिए आप, हैदराबाद रियासत क्रांति, हैदराबाद रियासत ने 1857 की क्रांति का समर्थन नहीं किया था। भले ही बरार जाए तो जाए, भले ही मेरा ही मुगल बादशाह बन रहा हो, लेकिन हम तो अंग्रेजों के साथ रहेंगे। तो इस तरह की मानसिकता जो है वो बाद में इनका जो है असफलता के कारण जानेंगे। तो इस तरह की मानसिकता है वो असफलता का कारण भी बनी थी। तो सबसे पहले हमने बात की राजनीतिक कारण में, सबसे पहले सहायक संधि जो कौन लाया? वेलेजली लाया। और इसके बाद में अगर और दूसरा राजनीतिक कारण की हम बात करें तो वो था व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत, जिसे गोद निषेध नीति कहते हैं, या कुछ लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। और ये सारा कारस्तानी करने वाले कौन थे? डलहौजी साहब थे। आपको फिर इनके आगे बहुत सारी जगह आपको लॉर्ड लगा मिलेगा, अपने लॉर्ड लगाने का काम ही नहीं भाई, है ना। तो ये डलहौजी है, ये ऐसी नीति व्यपगत सिद्धांत लेकर आया। और सिद्धांत में इसने दिया क्या? इसने कहा कि भारत में 3 तरह के राज्य हैं। कितने तरह के राज्य हैं? 3 तरह के। पहला, जो कभी केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं रहा, जिसने न तो मुगलों, न मराठों, न अंग्रेजों, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। दूसरा, जो या तो मुगलों के अधीन रहा या वो मराठाओं के अधीन रहा, ये दूसरी तरह का राज्य था। तीसरी तरह का राज्य जो अंग्रेजों के अधीन था या अंग्रेजों ने ही उन्हें मान्यता दी। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में बांटा। अब उन्होंने कहा जो कभी किसी के अधीन नहीं आया वो अपने भी अधीन नहीं आएगा, उसको मत छेड़ो। डलहौजी बहुत चतुर आदमी, बहुत जोरदार चतुर आदमी था। कहा जो कभी किसी के अधीन नहीं आया उसको नहीं छेड़ेंगे, उस पर यह है सिद्धांत लागू नहीं होगा, यानी उस पर हम अहस्तक्षेप रखेंगे, कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं करेंगे। लेकिन जो मुगलों या मराठाओं के कभी अधीन रहा है राज्य, उसमें हम क्या करेंगे? उसमें यह हमारी इच्छा पर रहेगा। और क्या बात इच्छा पर रहेगी? कि जो गोद लिया है, दत्तक पुत्र है, कौन है? दत्तक पुत्र है, उसको हम मान्यता दे या नहीं दे। अगर राजा के संतान नहीं है तो वह राज्य जो है वो राज्य हम मिला लेंगे, अंग्रेजी शासन के अंडर में आ जाएगा। लेकिन जो कभी किसी के अधीन नहीं रहा उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो कभी मुगलों या मराठाओं के अधीन रहा वहां हमारी इच्छा रहेगी हम दत्तक पुत्र को मान्यता दे या ना दें। और अंग्रेजों के जो अधीन राज्य हैं वहां मान्यता नहीं मिलेगी, दत्तक पुत्र को कोई मान्यता
नहीं मिलेगी। यानी हो गया ब्रिटिश क्राउन धीरे धीरे बढ़ा, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी केवल। तो ये 3 तरह के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर आप पूरा समझ लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ईजी है हिस्ट्री, सब एक कहानी है। ये कहानी को सुनते जाओ, बार सवाल प्रश्न बनेंगे, राम कौन, कृष्ण कौन, राजा कौन, रानी कौन, तो ये सब चीजें। तो 3 तरह के राज्य। अब बात जब आई कि ये इच्छा पे निर्भर है, दत्तक पुत्र को हम मान्यता नहीं देंगे। अब सबसे पहले बात आई कहां, सतारा के अंदर। सतारा के अंदर 1848 में, 1848। सतारा कहां पर है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ये एमएच लिखते हैं गाड़ी के ऊपर, छोटा सा, छोटा ही लिख रहा हूं, पूरा नहीं। तो सतारा महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले बात आई कि वहां का जो शासक, क्या नाम था उसका, अप्पा साहिब। क्या नाम था? ये अप्पा जी जो हैं, ये बप्पा जी नहीं बने, अप्पा जी बप्पा जी नहीं बने, बच्चा नहीं हुआ, तो इन्होंने गोद लिया। और जब इन्होंने गोद लिया तो अंग्रेजों ने कहा नहीं, माइट इज राइट, गोद जो लिया गया पुत्र है, क्योंकि आप अंग्रेजों से संधि वाले राज्य हो तो हम इसको मान्यता नहीं देते। और ये खा गए, डकार गए सतारा को। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जोसेफ ह्यूम, जोसेफ ह्यूम। उसने कहा माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सतारा को अड़प गई 1848 के अंदर। उसके बाद तो भाई 1849 जैतपुर, संबलपुर, ये भी यूपी के अंदर है। हाँ है, यहां भी गोद लिए हुए को मान्यता नहीं दी। ठीक है। और कौन गोद लेना चाहता था? नारायण सिंह, वहां का शासक। क्या नाम था? नारायण सिंह। तो बिल्कुल जैतपुर और संबलपुर को भी ये हड़प गए। उसके बाद में 1848 49 क्रम से चलते जाएं, है ना, 51 नहीं आएगा, बस ऐसे याद रखते हैं। बगाट एक जगह है, ये बगाट आपको कई किताबों में पंजाब मिलेगी, लेकिन उस समय पंजाब प्रांत था, लेकिन ये आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो अपने को हिमाचल प्रदेश में ये रियासत थी, वहां पे भी ये हड़प गए 1850 के अंदर। एक नाम और मिलेगा जो राजस्थान वालों को कंफ्यूज करता है, वो कहता है उदयपुर कब खा गए रे। ये उदयपुर नहीं खाए, ऐसे लिखने में थोड़ा उदयपुर है, ये उदयपुर, और ये राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। तो 1848 में शुरू हुआ, 49 में हड़पा, 50 में हड़पा, 51 थोड़ा सा नहीं है आपके, 52 है। फिर उसके बाद में कंटिन्यू वापस आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, झांसी को हड़पा इन्होंने, कब? तो 1853 में, 1853 में। और वहां के शासक कौन थे? गंगाधर राव, महारानी लक्ष्मीबाई। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। गंगाधर राव की मृत्यु पे जो गोद लिया था उसका नाम था दामोदर राव। क्या नाम था? दामोदर राव। उसको मान्यता नहीं दी अंग्रेजों ने, झांसी पढ़ेंगे, और कहा कि नहीं बस ये सर, ये रियासत हमारी हुई। झांसी वाले कहां मानने वाले थे? जहां लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना हो, मानने वाले कहां थे? इसी तरह अवध, इसी तरह 1856 सीधा अवध को भी खा गए भाई। 1856 में हड़प लिया, अवध को खा गए। अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी। तो कौन कौन सी रियासतें खाई? देखो भाई, 1848 में सतारा, 1849 के अंदर जैतपुर संबलपुर, 1850 में बगोट, 1852 के अंदर उदयपुर, उदयपुर एमपी वाला है ये। झांसी में 1853 गंगाधर राव अपने बात की, 1856 के अंदर अवध वाजिद अली शाह। तो इस तरह ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स काम करने लगा, रियासतें आने लगी। अंग्रेजों को क्या डर था? और अवध आया, अवध पे तो नजर थी इनकी बड़ी जोरदार। अवध के अंदर तो इन्होंने इतने सैनिक बैठा रखे थे कि अवध की जो छावनी थी उसको सैनिकों की पौधशाला कहते थे। तो अवध पे तो नजर थी। डलहौजी कहता भी था अवध के बारे में कि ये चेरी का फल है, ये चेरी जो है, चेरी का फल है, जो एक ना एक दिन मुंह में आकर गिरेगा, मुंह में आकर गिरेगा।
और ये बात कौन कहता था? डलहौजी कहता था भाई, डलहौजी। किसके बारे में कहता था? तो अवध के बारे में। अवध के बारे में दो कोटेशन सैनिकों की पौधशाला 1857 क्रांति में अवध, और अवध का शासक वाजिद अली, और उस समय के अंदर 1856 के अंदर इसको हड़पा। और डलहौजी की नजर थी पहले से, तो वो कहता था कि चेरी का फल है ये, जो एक न एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। तो ये चीज, तो दो कारण हमने कर ली राजनीतिक कारणों में। पहला कारण हमने कहा वेलेजली की सहायक संधि, दूसरी हमने करी व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तीसरा जो है राजनीतिक कारणों में वो है पेंशनों की समाप्ति। पेंशनों की समाप्ति। भाई जब संधियां करी थी तो राजाओं को क्या दी थी? उन्होंने पेंशनें दी थी कि आप पेंशन रहो और मस्त रहो, और राजा महाराजा मस्त रहने लग गए। अब उनको यह भी पता नहीं था कि पेंशन क्या स्थायी है क्या। तो 1800 जब 49 आया, तो 1849 के अंदर हम बात करें, डलहौजी था, तो डलहौजी ने घोषणा कर दी थी 1849 में, 1849 में डलहौजी ने घोषणा कर दी कि जो मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर, कौन है? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय में मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति का सिनेरियो, तो 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय में बहादुर शाह जफर क्या था? तो ये मुगल बादशाह था, भारत का सम्राट था, मुगल बादशाह सम्राट था। ठीक है। इसी तरह अगर बात करें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो वो था पॉर्मस्टन। कौन था? पॉर्मस्टन। अगर हम बात करें उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो था कैनिंग। ये लॉर्ड वर्ड हटा देता हूं भाई, मैं देखना ऐसे क्या आपको लॉर्ड नहीं लगा। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉर्मस्टन, भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग, भारत का मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर। और दो तीन नाम और ध्यान रखने हैं आपको। ब्रिटेन का सेनापति, ब्रिटेन का भारत में सेनापति यानी सेना का प्रमुख था, सेनापति। इसमें दो तीन नाम लेंगे आपको, एनसन मिलेगा, ग्रांट मिलेगा और कैंपबेल मिलेगा। ये तीन नाम अपने को ध्यान में रखने हैं। 1857 की जब क्रांति में बताना चाह रहा हूं, उस समय में ब्रिटेन की जो सेना थी भारत के अंदर, उसका सेनापति कौन था, सब कुछ हैंडल कौन कर रहा था? गवर्नर जनरल तो कौन था? ऑर्डर तो इसका ही मान रहे थे, लेकिन सेनापति कौन था? तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले था मेजर जनरल, ये मेजर जनरल और इज्जत दे देते इसको, एनसन, मेजर जनरल एनसन। और ये साहब बड़े थे जून 1956 में, जून 1856 में, और 27 मई 1857 तक थे। यानी जब क्रांति शुरू हुई तो सेनापति कौन थे? एनसन थे, क्योंकि 10 मई को क्रांति शुरू हो गई थी मेरठ के अंदर। ठीक है। अब जब क्रांति थोड़ी आगे बढ़ी तो मेजर जनरल पैट्रिक ग्रांट, पैट्रिक ग्रांट ये कुछ समय के लिए रहे। ये 27 मई 1857 को बने और 27 अगस्त तक रहे। 27 अगस्त 1857 तक पैट्रिक ग्रांट जो है, मेजर जनरल पैट्रिक ग्रांट, ये सेनापति रहे। यानी ज्यादा घटनाक्रम झेला इन्होंने। लेकिन जो मेन अगर हम बात करें क्रांति को दबाने के अंदर जो रोल था वो था कैंपबेल का। किसका था? कैंपबेल का। तो बात करें कॉलिन कैंपबेल, ये भाई 27 अगस्त 1857 से जब क्रांति पूरी तरह दब गई यानी 1861 तक ये रहे। तो तीन सेनापति क्रांति के समय रहे। इंपॉर्टेंट सवाल, सभी एग्जाम के सवाल वापस याद करें। भारत का मुगल बादशाह कौन? तो बहादुर शाह जफर। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन जब क्रांति हुई? पॉर्मस्टन। भारत का गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन का भारत में सेनापति, तो तीन सेनापति। जब क्रांति शुरू हुई उस समय एनसन। क्रांति जब रोज पर हो रही थी उस समय में पैट्रिक ग्रांट।
क्रांति को दबाने के अंदर कैंपबेल, 3 अलग अलग समय पे 3 सेनापति, तीनों के नाम याद करें। हम देख रहे थे राजनीतिक कारण में पेंशनों की समाप्ति। तो पेंशनों की समाप्ति के अंदर 1849 में डलहौजी ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर जो है इसकी पेंशन हम खत्म कर देंगे। इसकी मृत्यु के बाद, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद में जो आने वाले उनके पुत्र हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन नहीं तो टेंशन, और ये टेंशन चालू हो गई भाई लोगों में। इसके जो वंशज थे उनमें टेंशन चालू हो गई कि बापूजी चल बसेंगे तो उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा। ये घटना, ये घोषणा कम धीरे पड़ी नहीं थी कि 1856 में कैनिंग आ गए। 1856 में कैनिंग आ गए और उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह की मृत्यु के बाद सम्राट की पदवी भी छीन लेंगे। भाई इतने, है ना, इतने बेईमान तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने कहा बहादुर शाह की मृत्यु के बाद करेंगे ये सारे काम, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद। अब उसके तीनों बेटे, तीनों को टेंशन हो गई, पैसा कहाँ से आएगा भाई, पहले से हालत खराब है, माली हालत तो खराब ही थी, मुगल खोखले हो चुके थे पूरी तरह। बहादुर शाह साहब तो शायरी वायरे लिख रहे थे, मस्त थे। तो ये चीज, तो ये घोषणाएं कर दी उन्होंने। और इसके साथ में ये तो दिल्ली की हालत करी है, ये तो दिल्ली के बादशाह की हालत करी। कर्नाटक, तंजौर, कर्नाटक और तंजौर, वहां के राजाओं को जो उपाधियां दी थी वो वापस ले ली, उपाधियां वापस ले ली। और एक जो पेशवा था बाजीराव, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, यानी 2 जगह उन्होंने खतरनाक छेड़ी, एक तो बहादुर शाह जफर को छेड़ा और एक छेड़ा पेशवा बाजीराव को। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र थे जिनका नाम था नाना साहब, उनको पेंशन मिलनी थी। अब अंग्रेजों ने क्या कहा कि जो पेंशन जो दी गई थी वो पेशवा को नहीं थी, पद को नहीं थी, वो बाजीराव को थी। इसका मतलब ये पेंशन वंशानुगत नहीं रहेगी, ये पेंशन नाना साहब को नहीं मिलेगी, जो कितनी मिलती थी उस समय में 8 लाख। सोचो एक सैनिक को 60 रुपए मिल रहे हैं और एक राजा पेशवा को 8 लाख मिले। 8 लाख छोड़ेंगे थोड़ी, कोई नहीं छोड़ता, अपन भी नहीं छोड़ते। तो अब उस समय में उस पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद जब नाना साहब को पेंशन नहीं मिली तो बहुत हो हल्ला हो गया। तो हमने अब जो बात करी 1857 की क्रांति के कारणों में अभी तक, सबसे पहले हमने बच्चों देखा 1857 क्रांति के राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, धार्मिक और सामाजिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। उसमें सबसे पहले हमने बात करी राजनीतिक कारणों में वेलेजली की सहायक संधि। सबसे पहले संधि किसने की, इसको सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं, किसने करा, ये संधि वेलेजली ने की। हैदराबाद ने सबसे पहले संधि की, 1800 में वापस भी करी और बरार खो दिया 1853 में। बाद में ये सब लोग दुख पाए जो संधियां करे। व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी लाया, अब इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी कि जो कभी अधीन नहीं रहा उसको नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब हमारी मर्जी पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले सतारा को लूटा अप्पा साहेब, है ना, वहां थे। और अवध के टाइम में चेरी है जो मुंह में आके गिर गई है भाई, है ना, ये ऐसी बातें करी। इसके बाद में अपन बात करते हैं पेंशन की समाप्ति। बहादुर शाह जफर की जो पेंशन है उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी, सम्राट की पदवी ले लेंगे ये भी कह दिया, फिर भी बेचारे चुप कैसे रहते, है ना। और उसके बाद में अगर बात करें कि जो 8 लाख पेंशन पेशवा बाजीराव के बाद मिलनी थी, नाना साहब को कहा नहीं ये तो पेशवा को, ये जो वंशानुगत पेंशन है इस तरह नहीं थी। आगे बात करते हैं। अब दूसरा जो कारण था आर्थिक कारण, उसके में बात करें तो अंग्रेज जो हैं भारत को बेसिकली लूटना चाह रहे थे। तो आर्थिक कारणों में हम बात करें, आर्थिक कारणों में अंग्रेज जो है वो भारत से संपदा जो है उसका निष्कासन शुरू कर दिया। कहीं हीरे जवाहरात है बिल्डिंगों पे लगे हुए तो तोड़ के, सोना है तो उतार के लूट खसोट मचा दी, पूरा हालत खराब कर दी भारत की। जो जो पुराने मोन्यूमेंट थे उनको ले जाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से संपदा का निष्कासन चालू कर दिया। उद्योग धंधे जो हैं उनको चौपट कर दिया। भारतीय उद्योग जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे, ठीक है। और अंग्रेज जो है अपनी मनमर्जी थोपने लगे। उन्होंने जो रेवेन्यू की रेट थी वो भी बढ़ा दी, तो हम उच्च भू राजस्व दर उन्होंने लागू कर दी। कुल मिला के जनता को निचोड़ना शुरू कर दिया। जो जागीरें थी वो इनामी जागीरें उन्होंने छीन ली, इनामी जागीरें छीन ली।
डलहौजी तो बहुत होशियार आदमी था। डलहौजी ने एक कमीशन बनाया था, इनाम कमीशन, इनामी कमीशन। इसने लगभग 25,000 इनामी जागीरें हैं वो निरस्त कर दी। किसी को इनामें मिली हुई है ना, वो सही है गलत है तो वो वापस उन्होंने 25,000 इनामी इनाम कमीशन के नाम से इन्होंने बनाया इनाम कमीशन। 25,000 से ज़्यादा जो जागीरें थी वो निरस्त कर डाली एक ही साथ। अब जागीरदार तो तंग हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो आर्थिक रूप से भारत को इन्होंने पंगु बनाना शुरू कर दिया। जागीरदारों की जागीरें जाती रही, लोगों के सोर्स ऑफ इनकम बुरी तरह प्रभावित हुए। तो ये कुछ हम आर्थिक कारणों में इसमें ले सकते हैं। ये हमारा पहला जो कारण लिया वो हमने लिया राजनीतिक, ये दूसरा कारण है ये है आर्थिक। ठीक है, तीसरे कारण में बात करेंगे प्रशासनिक कारण के अंदर। प्रशासनिक कारणों में अगर हम बात करें तो उस समय में जो भारतीय है उनको उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी। अगर हम बात करें कोर्ट की, न्यायालय की, न्यायालय में भी उनको निम्न समझा जाता था और जो दर्जा था दोयम दर्जा समझा जाता था। अगर बात करें सेना के अंदर तो सेना में सूबेदार जो है वो उच्चतम पद था उनका उस समय, इससे ऊपर उनको नियुक्ति नहीं दी जाती, उच्च पदों पर उनको नियुक्ति नहीं दी जाती। तो ये प्रशासनिक जो असंतोष था वो धीरे धीरे पैदा हो गया। आगे बात करते हैं अगला कारण, ये भी बड़ा रोल रहा है इसका, सामाजिक व धार्मिक कारण। धर्म तो व्यक्ति की जड़ है। अगर कोई पूछे धर्म क्या है तो धर्म व्यक्ति की जड़ है। जो व्यक्ति जैसे एक पेड़ जैसे जड़ से बंधा होता है उसी तरह हर व्यक्ति अपने धर्म से बंधा होता है। कोई सैनिक है, मैं हिंदू मुसलमान ईसाई इसकी नहीं बात कर रहा हूं, ये भी धीरे धीरे फेथ बन जाता है अपना। जिस फेथ बिलीफ सिस्टम को मानते हैं वही धर्म बन जाता है। एक सैनिक के लिए देश की रक्षा धर्म है, एक शिक्षक के लिए बच्चों को पढ़ाना धर्म है, एक बच्चे के लिए, पढ़ने वाले के लिए अध्ययन जो है वो अपना धर्म है। तो इसी तरह जो बिलीफ सिस्टम बना था भारत में, ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उस बिलीफ सिस्टम में इन्होंने पैर रखा और उस पैर रखने के अंदर धीरे धीरे ये भारतीयों के सिस्टम को नुकसान, उनको लगा कि ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन्होंने भारतीयों के साथ में क्या शुरू कर दिया, दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। दुर्व्यवहार, भारतीयों को लगा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उनके सामाजिक जीवन, रीति रिवाज जो है उसमें क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। अब ये इन्हें कैसे लगा, ये इन्हें इसलिए लगा कि बेंटिंग ने 1829 में एक अधिनियम लाया था जिसको बोलते हैं सती प्रथा के लिए। सती प्रथा से संबंधित, सती प्रथा को निषेध कर दिया इसने 1829 में। इसी तरह कन्यावध इन्होंने निषेध कर दिया। इसी तरह बेंटिंग, सती प्रथा, कन्यावध, इसी तरह विधवा विवाह, एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। ये लाया गया 1856 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह के नाम से, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पूरा नाम था इसका, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये 1856 में लाया गया। तो इस तरह से इन्होंने कुछ अधिनियम लाए जिससे लोगों के अंदर असंतोष पैदा हुआ इनके प्रति। लेकिन एक बड़ा हम कह सकते हैं विरोधाभासी एक अधिनियम लाई है 1850 के अंदर, जिसको बोलते हैं धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। अब इस अधिनियम के अंदर मोटी बात क्या थी कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण कर लेगा, ईसाई धर्म क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, अब उसको उसकी पैतृक संपत्ति तो जाएगी नहीं, उसकी पैतृक संपत्ति पर उसका क्या रहेगा, अधिकार रहेगा।
तो इस तरह इन्होंने किसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया, ईसाई धर्म में कन्वर्जन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि अंग्रेज जो हैं वो ईसाई धर्म को तो बढ़ाना चाह रहे हैं और हिंदू धर्म में धीरे धीरे हस्तक्षेप लाके उनकी केवल बुराइयों को जो है वो सामने ला रहे हैं। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था आर.डी. मैगलस। आर.डी. मैगलस, उस आर.डी. मैगलस ने कहा कि देवयोग से हमें भारत का विशाल साम्राज्य मिला है। देवयोग से हमें भारत का विशाल विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को मिला है और इसमें ईसाई धर्म की पताका जो है वो एक छोर से दूसरे छोर तक फहरानी है। ये सोच थी भाई जोरदार की, किसकी, अंग्रेजों की। आर.डी. मैगलस साहब कह रहे थे। और वहीं हमारे यहाँ के इस्लाम के बढ़िया जानकार कौन थे, सैयद अहमद। सैयद अहमद उसमें भी भलाई देख रहे थे। भला आदमी भलाई देखेगा, है ना। सूअर जो है उसको तो नाला भी सुंदर लगेगा, सूअर को नाला भी सुंदर लगेगा। तो यहाँ जो हमारे भारतीय लोग थे जो देवीय चमत्कार समझते थे अंग्रेजी राज को, चाहे वो कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन नेता हो या भारत में बहुत सारे बड़े नेता हो, तो उनको अंग्रेजी राज भी कुछ कुछ उनकी अच्छाइयाँ भी थी, वो उनको दिखाई देती। तो अलग अलग विचार भी हो सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो हम शायद नहीं कर पाते, वो करके गए। तो इसी तरह सैयद अहमद जो है, सैयद अहमद ने कहा कि भारत धीरे धीरे भारतीयों की सोच आदत बन चुकी है। क्या आदत बन चुकी है कि वो हर कानून में ये समझते हैं कि हर कानून हमें नीचे गिराने वाला है और हमारा जो धार्मिक रूप से शोषण करने वाला है। यानी जो ये आदत बन चुकी है कि हर कानून हमारे को नीचा दिखाने के लिए बनाया जा रहा है। अब देख लो, एक तरफ भारतीय की सोच है, अंग्रेजों के साथ भी पॉजिटिव है, और एक तरफ एक अंग्रेज आर.डी. मैगलस की सोच है कि भारत पर हम ईसाई धर्म की पताका जो है एक छोर से दूसरे छोर पर फहराएंगे। ऐसा उस समय का समाज था, ऐसा उस समय में उस धार्मिक कारण बने थे, जिनके कारण 1857 की क्रांति धीरे धीरे लोगों के मन में जो है वो बढ़ने लगी थी। आगे बात करते हैं अपना अगले कारण की। देखो, हमने राजनीतिक कारण कर लिया, हमने आर्थिक कारण कर लिया, हमने प्रशासनिक कारण कर लिया, हमने सामाजिक धार्मिक कारण कर लिया। आगे हम बात करेंगे सैनिक कारणों की। कौन से कारणों की? सैनिक कारणों की। ये सैनिक जो हैं उस समय में, अंग्रेज जो सैनिक है उसको तो कहा जाता सोल्जर, सोल्जर मीठी बातें बोलकर, है ना। तो अंग्रेज अधिकारी तो क्या कहलाता? सोल्जर। और भारतीय कहलाता था सिपाही। क्यों भाई भारतीय सोल्जर क्यों नहीं है? जबकि भारतीय तो ज्यादातर किसान वर्ग से थे। भारतीय तो ज्यादातर किस वर्ग से थे? किसान वर्ग से थे। तो लेकिन उनको सोल्जर ही नहीं माना जाता था। और एक अंग्रेज था, है ना, वो उसका नाम था अंग्रेज विलियम एडवर्ड। विलियम एडवर्ड, उन्होंने एक अलग ही बात करी। विलियम एडवर्ड ने कहा कि भारतीय जो लोग हैं, वो जो पुलिस थी उस समय में, उसको कोड समझते थे, कोड की तरह, है ना। जैसे शरीर में कोड होता है ना, कुष्ठ रोग बीमारी, तो ये पुलिस तो बीमारी है, परेशान करती है। वहीं पर एक और अगर हम बात करें विपिन चंद्र की, तो विपिन चंद्र ने उस समय की बारे में कहा, विपिन चंद्र ने कहा कि जो सिपाही हैं वो वास्तव में सिपाही नहीं है, वो वर्दीधारी किसान हैं।
विपिन चंद्र ने वर्दीधारी किसान कहा। अगर सैनिकों से संबंधित सैनिकों में असंतोष उपजा क्यों, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा एक सामान्य सेवा अधिनियम लागू हुआ 1856 के अंदर। उसने बहुत खतरनाक रोल पैदा किया, सैनिकों के अंदर एक ज्वार पैदा कर दिया। कौन सा अधिनियम था? सामान्य सेवा अधिनियम। सामान्य सेवा अधिनियम कब लागू हुआ? 1856 में। और इसने क्या करा? इसने कहा सैनिक जो है, सैनिकों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत कहीं भी नियुक्त कर सकते हैं। यानी अंग्रेजों सैनिकों को विदेश में भी सेवा, विदेश या समुद्र पार करके भेजा जा सकता है। और उस समय में भारत के अंदर विदेश समुद्र पार कर लिया, दूसरी जगह का पानी पी लिया, इसका मतलब धर्मभिष्ट हो गया। जयपुर के तो महाराजा थे, एक बहुत बड़ा पात्र लेके सिटी पैलेस में पड़ा है, पानी का भर के ले गए, मैं बाहर का पानी नहीं पीऊँ, फिर कैसे धर्मभिष्ट होता? देखे, मैंने कहा ना, धर्म की परिभाषा बड़ी विचित्र है। तो ये एक अधिनियम उन्होंने पारित कर दिया कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने सिपाही बन के ज्वाइन हो गया है तो उसको कहीं पर भी नियुक्त किया जा सकता है। सामान्य सेवा अधिनियम जो है वो उन्होंने लागू कर दिया। इसी के साथ में एक और अधिनियम उस समय में थोड़ा सा पहले उसके, इसको नाम था डाकघर अधिनियम। डाकघर अधिनियम 1854 में ये लागू किया। उस समय में जो फ्री पोस्ट सैनिक जो हैं, वो 25 पैसे तक के जो डाकघर के खर्चे थे वो उनसे नहीं लिए जाते थे। वेतन कितना मिलता था? 7 रुपए तो पूरा मिलता था उनको, और 25 पैसे डाक टिकट का जो खर्चा था या डाक का भेजने का खर्चा था वो सैनिकों से नहीं लिया जाता। लेकिन ये जब अधिनियम आया तो उन्होंने कहा कि फ्री का कुछ नहीं है भाई, सैनिकों के लिए भी फ्री का कुछ नहीं। आप भी तो क्या करते हो, आप भी तो पैसा लेते हो, तो 7 रुपये लेते हो, 7 रुपये में तो 25 पैसे तो हम रखेंगे। तो इस तरह से वो जोरदार काम अंग्रेजों ने ये सैनिकों में असंतोष पैदा कर दिया। उस समय में कुछ कमीशन भी बनाए सैनिकों से संबंधित, जिसमें से रॉयल कमीशन था, उसमें पील कमीशन था, एक रॉयल कमीशन बनाया। तो ये रॉयल कमीशन आज भी हम इस मानसिकता से निकले नहीं है। इसने जो रेजिमेंट है जितनी भी, उनको धर्म और जातियों में बांटने शुरू कर दिया। इसी तरह एक पील रेजिमेंट थी, पील कमीशन, पील कमीशन। ये कहा कि भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिकों में जो अनुपात है वो किस तरह रही, यानी कुछ गिने चुने सैनिक हमेशा हर जगह रहे। लगभग उस समय में 1:6 था, एक जहां अंग्रेज सैनिक वहां 6 अनुपात भारतीय सैनिकों का था। तो ये अनुपात जो है वो हर जगह बराबर रहे, ये उस समय में बात करी। अगर बात करें ये सबसे सैनिक कारण के बाद में अंतिम कारण हमारा वह तात्कालिक कारण, सबसे जोरदार कारण यही है, तात्कालिक कारण। और हमने बात की थी R.C. मजूमदार, रामचंद्र जी की, मजूमदार। इन्होंने कहा था चर्बी वाले कारतूस है ना, इन्होंने चिंगारी का कार्य किया। और इससे जो धमाका हुआ उसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। ये भाई बात किसने कही? ये बात R.C. मजूमदार ने कही।
अब बात करें तात्कालिक कारण रहा क्या। तात्कालिक कारण वही चर्बी वाला कारतूस जिसे मुंह से खोलना पड़ता था और बाद के अंदर उस कारतूस को प्रयोग करना पड़ता था। पहले जो राइफल काम में आती थी उस राइफल का नाम था ब्राउस बेस। क्या नाम था? ब्राउस बेस। इस ब्राउस बेस की जगह अंग्रेज ले आए एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, इसको P53 राइफल भी नाम से जानते हैं, P53। तो अब ये जो राइफल एनफील्ड राइफल लाए, इसको पहले तो लंदन में बना, तब तक तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। एक आर्सेनल, वुलविच आर्सेनल नाम से, वुलविच आर्सेनल, लंदन ने इसको बनाया। लेकिन जब भारत में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ, प्रोडक्शन कहां का था? सियालकोट था, दमदम था और आई थिंक एक अंबाला में भी बना था। यहां पर इनका प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र था। सुनना भाई, सियालकोट में बन रहा है, अंबाला में बन रहा है और दमदम में बन रहा है, और वहां एक सामान्य वर्ग का सैनिक काम कर रहा है। तो वहां वो थोड़ा भेदभाव कर रहा था किसी नीची जाति के व्यक्ति से। तो उसने कहा मेरे को क्या बोलता है तू, तुम्हारा तो धर्मभिष्ट होने वाला है। ये जो राइफलें धीरे आ रही है, इसके अंदर जो कारतूस तुम लोग प्रयोग कर रहे हो, इसमें तो सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, यानी इसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। तो तुम मेरे को क्या धर्म की शिक्षा दे रहा है, धर्म की बात कर रहा है? तुम्हारा तो खुद का क्या होगा? धीरे धीरे जब इन कारतूसों को खोलोगे तो तुम्हारा क्या होगा? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये बात सुन के सैनिकों में बड़ा जोरदार असंतोष आया कि यार ये क्या बात हुई, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। और ये बात धीरे धीरे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के अंदर ये धीरे धीरे पहुंचने लग गई। और कुछ लोग तो इसको अफवाह का नाम देते हैं कि ये अफवाह फैल गई। लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था V.A. स्मिथ और एक जॉन विलियम, एक उसके बाद में कमीशन, जब क्रांति हुई तो V.A. स्मिथ और जॉन विलियम, इनकी एक कमेटी बनाई कि क्या बात ये सही थी क्या, इसमें चर्बी वर्बी है क्या? तो बाद में इन्होंने कहा बिल्कुल इसमें चर्बी का तो प्रयोग हुआ, लेकिन वो गाय वाय की नहीं है, सुअर की नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो इस तरह की बात इन्होंने कही और लोगों ने मानी। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि उसमें अफवाह थी। किताबों वाले आज भी चीज छापते हैं कि उस समय में अफवाह थी। लेकिन जब अंग्रेजों की कमेटी बन रही है और वो मान रहे हैं कि हाँ चर्बी का प्रयोग हुआ था, फिर भी लोग उसको अफवाह करें। तो V.A. स्मिथ और ये जो पूरा चर्बी वाला कारतूस के अलावा भी कई अफवाहें चली थी कि अंग्रेजों ने 84 नियमों की लिस्ट बनाई है, जैसे विदेशों में भेजना, पूजा वूजा संध्या नहीं करने देना, नमाज के टाइम में नियुक्ति करना। तो ये 84 नियम है जिससे हमारा क्या करेंगे, धर्म भ्रष्ट करेंगे, धीरे धीरे उन सब पे कानून बनाएंगे। इसी तरह आटे के अंदर जो बाजार में मिलता है उसमें गाय की हड्डियां है, गाय की हड्डियां मिलाई हुई है, तो आटा बाहर से बाजार से लेना बंद कर दिया। और एक अफवाह और भी थी कि प्लासी जो है उसके 100 वर्ष बाद अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा, 100 वर्ष बाद अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। ये कुछ अफवाहें जोरदार फैल गई। तो कहा भाई पूरा लोगों को पता ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अफवाह फैल गई। तो इस तरह ये कुछ कारण बने और ये कुछ तात्कालिक कारण रहे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो ये चर्बी वाला कारतूस जो है, ये चर्बी वाला कारतूस सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा। अब यहां धीरे धीरे खिचड़ी पकती जा रही है। अब हमने बात की पेशवा जो बाजीराव है उनकी मृत्यु हो गई और उनके बाद में राजा बने नाना साहब। नाना साहब जिन्हें धोंदू पंत कहते थे। इन धोंदू पंत की जब मृत्यु हुई, धोंदू पंत के जब ये राजा बने तो अंग्रेजों ने कहा कि इनकी जो पेंशन थी, मैंने बात करी 8 लाख एस्टिमेटेड की थी, वो अंग्रेजों ने मना कर दिया, नहीं देंगे। इसी तरह अगर हम बात करें सतारा की रियासत भी इन्होंने हड़प ली थी। तो सतारा के जो राजा थे उन्होंने तो भेजा राणोजी बापू को, और पेशवा बाजीराव इनके सलाहकार एक थे
तात्या टोपे। लेकिन इन्होंने अपने सलाहकार जिनका नाम था अजीमुल्ला, उन अजीमुल्ला को वकील से पेशे से जोरदार के, तो ये दो लोग गए अंग्रेजों से मिलने ब्रिटिश क्राउन से, अजीमुल्ला और सतारा के रानोजी बापू। रानोजी बापू सतारा की बात रखने गए और अजीमुल्ला गए पेशवा बाजी नाना साहब की बात रखने के लिए कि पेंशन 8 लाख बनती है, दे दो। इस अजीमुल्ला को क्रांति दूत के नाम से जाना जाता है। अब अंग्रेज नहीं माने तो इन दोनों ने मिलकर लंदन में क्रांति की योजना बनाई और अजीमुल्ला तो क्रीमिया चला गया, वहां से क्रीमिया जहां लड़ाई चल रही थी, और वहां क्रीमिया के अंदर उमर पाशा से उसने मुलाकात की कि क्रांति में लड़ाई वड़ाई करने वाले अंग्रेजों से कैसे क्या रखी। तो ये क्रांति की योजना वहां जाके बनी, लंदन के अंदर बनी, अजीमुल्ला ने बनाई। अजीमुल्ला नाना साहब का सलाहकार था और रानोजी बापू सतारा का। तो क्रांति की योजना इन्होंने लंदन में बनाई और एक तारीख तय की कि हम 31 मई 1857 को पूरे भारत में क्या करेंगे, क्रांति की शुरुआत कर देंगे। और तैयारियों के लिए कुछ लोग कहते हैं ना भाई, दयानंद सरस्वती ने बताया था, तो तैयारियों के लिए हम रोटियां बांटेंगे और रोटी और कमल का जो प्रतीक है वो निशान काम में लेंगे और हर जगह इस रोटी और कमल के प्रतीक को भेजेंगे, सैनिकों को भेजेंगे, रियासतों को भेजेंगे और इस तरह तैयारी चालू करेंगे। और नाना साहब ने तो इतना तक कह दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अंग्रेज सरकार के खिलाफ, जब तक मेरे क्या हैं, प्राण हैं, मेरे और अंग्रेजों के बीच जो है युद्ध चलता रहेगा, जंग जारी रहेगी। प्राण है तब तक अंग्रेजों से जंग जारी रहेगी। ये बात कहने वाले कौन थे? ये बात कहने वाले थे नाना साहब। नाना साहब ने फ्रांस का जो सम्राट था उसको पत्र लिखा एक, और उस पत्र में लिखा कि अंग्रेजी सरकार जो है वो अन्याय और शपथ भंग के कार्य, इनका कथन था, अंग्रेजी सरकार के अन्याय व शपथ, जो उन्होंने जो वादे किए थे जनता से या लोगों से कि आपको हम पेंशन देंगे, है ना, आपको हम सुरक्षा देंगे, ये इस तरह के इनके शपथ भंग के कार्य हैं, वो इस तरह दहक रहे हैं चारों ओर, जैसे सूर्य की शपथ भंग के कार्य चारों ओर इस तरह दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरण। ये किसने लिखा? ये नाना साहब ने लिखा। ये लाइनें किसको लिखी? ये लाइनें लिखी फ्रांस के सम्राट को। भाई मना लो रे, लड़ना नहीं पड़े, मान जाओ, मरोगे, हम मरेंगे, हमारे लोग मरेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो प्रयास तो किया, क्रांति की योजना भी बनी। अब ये क्रांति की चिंगारी कहां से फूटी? ये मेरठ में ही क्रांति जाके शुरुआत क्यों हुई? मंगल पांडे ने क्या कृत्य किया कि उसे फांसी पर चढ़ाया गया? ये सब बात हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो जुड़े रहिए दिशा राइज से, और आप अपने दोस्तों को बताइए। पूरी तरह दोस्तों कंटेंट बेस्ड क्लास है, आपका कोई समय व्यर्थ नहीं किया जा रहा। अलग अलग चैनल में जिस तरह से चुटकुले मजाके चलती है उस तरह से हम नहीं ज़्यादा काम में ले रहे हैं। कारण है बच्चों का समय बहुत महत्वपूर्ण है, आपका समय एक एक मिनट कीमती है हमारे लिए। आप अगर हमारे से जुड़ रहे हो तो आपका हर एक मिनट जो है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। पूरा आपको और कोई बुक्स वगैरह ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा कंटेंट इस क्लास में मिल जाएगा। इनकी नोट्स की PDF है वो आपको ऐप पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम लिंक है वो भी दिया हुआ है हमारा, उस पर जुड़े। नई नई वैकेंसी है, व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक है, तो आपको जो भी वैकेंसी आ रही है उसकी जानकारी, सिलेबस से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप उस पर प्रश्न डालें, आपको उसका हल मिलेगा। जुड़े रहिए दिशा राइज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।